नमस्कार साथियों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग सीटेट 2019 प्राइमरी लेवल का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न को हल करेंगे। सीटेट एग्जाम में लगभग सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं। कुछ प्रश्न हैं जो पूर्व में आए हुए प्रश्नों के टॉपिक से ही घुमाकर पूछ लिए जाते हैं। इसलिए यदि आप लोग सीटेट एग्जाम देने जा रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को जरूर हल करके जाएं। साथियों, प्रश्नों पर आएँ उससे पहले यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? ए, यंत्रवत याद करना। बी, योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना। सी, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना। डी, बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। साथियों, इसका सही जवाब है डी, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चों के अनुभवों को प्रमुखता देना। अगला प्रश्न है, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से हैं। ए, सन्निहित। बी, संबंधित नहीं। सी, पूर्णतः अलग। डी, स्वतंत्र। साथियों, इसका सही जवाब है ए, संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। अगला प्रश्न है, संरचनावादी ढांचे में अधिनियम प्राथमिक रूप से ए, अनुबंधन द्वारा अर्जित है। बी, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। सी, यंत्रवत याद करने पर आधारित है। डी, प्रबलन पर केंद्रित है। साथियों, इसका सही जवाब है बी, संरचनावादी ढांचे में अधिनियम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? ए, बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांत में बदल देना चाहिए। बी, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देना चाहिए। सी, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। डी, बच्चों को दंडित करना चाहिए। इसका सही जवाब है बी, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांत के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? तो प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इनके सिद्धांत को चुनौती देना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो साथियों, इसका सही जवाब है बी, अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। बच्चों को अधिगम गतिविधियों में भागीदारी करने के लिए लगातार पुरस्कार देना व दंड का प्रयोग करने से क्या प्रभाव पड़ता है? तो अधिगम में बच्चों के स्वाभाविक अभिरुचि तथा जिज्ञासा कम होती है। अगला प्रश्न है, संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब है बी, अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण और गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? विद्यार्थियों को स्पष्ट उदाहरण एवं गैर उदाहरण देने के क्या परिणाम हैं? तो इसका सही जवाब है सी, उदाहरणात्मक परिवर्तनों को प्रोत्साहित करने के लिए यह एक प्रभावशाली तरीका है। अगला प्रश्न है,
एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहन कर सकती है? ए, गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। सी, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। डी, केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल एवं महत्व देकर। साथियों, इसका सही जवाब है बी, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? पहला, शारीरिक दंड। दूसरा, सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण। तीसरा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। चौथा, निरंतर तुलनात्मक मूल्यांकन। सही ऑप्शन है इसका ऑप्शन है ए, 1, 2, 3। बी, 2, 3, 4। सी, 1 और 2। डी, 2 और 3। इसका सही जवाब है डी, 2 और 3। कौन सी प्रथाएं सार्थक अधिगम को बढ़ावा देती हैं? सहयोगात्मक अधिगम पर्यावरण, सतत एवं समग्र मूल्यांकन। तो शारीरिक दंड तो कभी भी किसी चीज़ में वैलिड नहीं होता है, तो आप लोग ऐसे ही से निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? ए, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा। बी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। सी, एक व्याख्यान देकर के। डी, प्रतियोगात्मक अवसरों की व्यवस्था करके। इसका सही जवाब है बी, शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। अगला प्रश्न है, वैयक्तिक विभिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? ए, पर्यावरण प्रभाव। बी, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। सी, लोगों के द्वारा माता पिता से प्राप्त आनुवांशिक संकेत पद्धति। डी, जन्मजात विशेषताएं। इसका सही जवाब है बी, वैयक्तिक भिन्नताओं का प्राथमिक कारण क्या है? आनुवांशिकता एवं पर्यावरण के बीच जटिल पारस्परिक क्रिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? पहला, विद्यालय एवं मीडिया। दूसरा, मीडिया एवं पास पड़ोस। तीसरा, परिवार एवं पास पड़ोस। चौथा, परिवार एवं मीडिया। तो इसका सही जवाब है ए, कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? तो विद्यालय एवं मीडिया, जिसमें परिवार इसको आप काट सकते हैं क्योंकि परिवार प्राथमिक समाजीकरण का उदाहरण है। तो ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। मीडिया एवं पास पड़ोस, तो जाहिर सी बात है पास पड़ोस घर के पास है तो घर टॉप में रखा जाएगा, तो विद्यालय एवं मीडिया इसका सेकंड होगा, और घर जो है प्राथमिक समाजीकरण की एजेंसी उदाहरण मान सकते हैं आप लोग। तो लोग लिबरेट करना क्वेश्चन का कोशिश कीजिए, प्रश्न जल्दी से हल हो जाएगा और गलत नहीं होगा। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? ए, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। बी, किशोरावस्था एवं वयस्कता। सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। डी, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था। तो इसका सही जवाब है सी, शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होती है, तो शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष, उसके बाद बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष। तो शैशवावस्था 0 से 6 और प्रारंभिक बाल्यावस्था 6 से 9 वर्ष के बीच में आती है। तो इस बीच में तीव्र शारीरिक वृद्धि और विकास घटित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सही जवाब है बी, कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास सार्वभौमिक तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। तो ये गलत है, अर्थात ये नहीं है। विकास सार्वभौमिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित करते हैं, बाकी सब सही है। विकास आनुवंशिक पर्यावरण के द्वारा प्रभावित होता है, बिल्कुल सही। विकास जीवन पर्यंत चलता है, बिल्कुल सही। विकास परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, कक्षा में परिचर्चा के दौरान
एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है? ए जेंडर संबद्धता, बी जेंडर समरूपता, सी जेंडर पक्षपात, डी जेंडर पहचान। साथियों, इसका सही जवाब है सी जेंडर पक्षपात। कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्राय लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, जाहिर सी बात है जेंडर पक्षपात कर रहा है। अगला प्रश्न है, बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? ए जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, बी जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था करना, सी जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना, डी जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना। इसका सही जवाब है डी। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता एवं जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है? तो जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभाव को महत्व दिया? ए जीन पियाजे, बी लॉरेंस कोहलबर्ग, सी जॉन बी वाटसन, डी लेओ वाइगोत्स्की। इसका सही जवाब है डी लेओ वाइगोत्स्की। अगला प्रश्न है, भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? ए मध्य बाल्यावस्था, बी किशोरावस्था, सी जन्म पूर्वावस्था, डी प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका सही जवाब है डी। भाषा अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? तो प्रारंभिक बालावस्था। इसे 6 से 9 वर्ष के बीच माना जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखा करो। किशोरावस्था 12 से 18, मध्य बाल अवस्था 9 से 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, बी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था, सी प्रसुप्ति अवस्था, डी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। इसका सही जवाब है डी सामाजिक अनुबंध अभिन्यास है लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है। थिंकर से प्रश्न 1-2 पूछे जाते हैं, तो आप लोग थिंकर को याद रखना। निम्नलिखित व्यवहारों में से कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषित करता है? ए अवस्थित अनुकरण पदार्थ स्थायित्व, बी प्रतीकात्मक खेल विचारों की अनुत्क्रमणीयता, सी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क संध्यात्मक विचार, डी संरक्षण कक्षा समावेशन। इसका सही जवाब है डी। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को विशेषता करता है संरक्षण कक्षा समावेशन। जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न अक्सर देखिए पूछा जाएगा, कल भी पूछेगा था, 2000 देखा हम लोग देखे 2020 में सीटेट प्रीवियस ईयर में, तो आज भी पूछ रहा है, इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखें और अच्छे से उसे पढ़ें। जो बार बार जिस टॉपिक से प्रश्न उठाया जाता है उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ें। देखें यूपी टेट पेपर हुआ था, वहाँ भी जीन पियाजे से संबंधित प्रश्न आया था, तो आप लोग जीन पियाजे महत्वपूर्ण है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से पियाजे की संरचना है? देखिए दूसरा प्रश्न पियाजे से संबंधित आ गया। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ए अनुबंध, बी प्रबलन, ए अनुबंधन, बी प्रबलन, सी स्कीमा, डी अवलोकन अधिगम। तो इसका सही जवाब है सी स्कीमा। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में कौन सी पियाजे की संरचना है? तो स्कीमा। अगला प्रश्न है, जिग्सा पहेली को करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वाइगोत्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? तो आपको बता दूं 2020
कल हम लोग सीटेट किए थे, उसमें भी इस तरह से प्रश्न पूछा गया था। कोई आपस में बात कर रहा है, वो क्या कहलाता है, और इस तरह से भी आज आया हुआ है। तो वायोगोट्स्की का तो ध्यान रखना, जीन पियाजे, वायोगोट्स्की, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। जिग्सा पहेली को बात करते समय 5 वर्ष की नजमा स्वयं से कहती है, नीला टुकड़ा कहाँ है? नहीं, यह वाला नहीं, गाढ़े रंग वाला, जिससे यह जूता पूरा बन जाएगा। इस प्रकार की वार्ता को वायोगोट्स्की किस तरह संबोधित करते हैं? ए, पाड़ अर्थात ढांचा, बी, आत्म केंद्रित वार्ता, सी, व्यक्तिगत वार्ता, डी, जोर से बोलना। तो इसका सही जवाब है सी, व्यक्तिगत वार्ता। अगला प्रश्न है, बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ए, मॉडलिंग, बी, पाड़ अर्थात ढांचा, सी, प्रबलन, डी, अनुबंधन। इसका सही जवाब है बी, पाड़ अर्थात ढांचा। अगला प्रश्न है, रूही हमेशा समस्या के एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों पर प्रदर्शन कर रही है? ए, अनम्य विचारक, बी, आत्म केंद्रित विचारक, सी, सृजनात्मक विचारक, डी, अविस्तारित विचारक। इसका सही जवाब है सी, सृजनात्मक विचार। रूही हमेशा समस्या के एकाधिकार समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समाधान मौलिक होते हैं। रूही किन गुणों को प्रदर्शित कर रही है? तो सृजनात्मक विचारक। अगला प्रश्न है, आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए, विद्यार्थियों को प्राप्तांकों के आधार पर उनका नामांकित करना, बी, रिपोर्ट कार्ड में उत्तीर्ण या अनुत्तीर्ण अंकित करना, सी, विद्यार्थियों के लिए श्रेणी निश्चित करना, डी, संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्ट तथा भ्रांतियों को समझना। इसका सही जवाब है डी। इस तरह का प्रश्न कल भी आया था। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होना चाहिए? संबंधित अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता एवं भ्रांतियों को समझना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ए, बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बी, बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का समूह है। सी, बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। डी, बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं निर्धारित किया जा सकता है। इसका सही जवाब है बी, बुद्धि बहुआयामी है तथा जटिल योग्यता का एक समूह है। अगला प्रश्न है, पठन वैफल्य बच्चों की प्राथमिक लक्षण क्या है? ध्यान रखना इसका, पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की क्षमता, बी, एक ही गतिविषयक कार्य को बार बार दोहराना, सी, न्यून अवधान विकार, डी, अपसारी चिंतन पढ़ने में धारा प्रवाहिता। साथियों, इसका सही जवाब है ए, धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है? धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता। इस तरह से जो समस्यात्मक प्रश्न हैं अक्सर 1-2 पूछे जाते हैं, तो आप लोग सारी चीज़ें आप याद रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो साथियों, इसका सही जवाब है ए, अधिकार आधारिता मानववादी परिप्रेक्ष्य। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेखित की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है बी, अपनी शिक्षण पद्धति पर विचार करने चाहिए तथा बच्चों की सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीका ढूंढने चाहिए। अगला प्रश्न है, और अंतिम प्रश्न है, समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को
सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, बी तैयार करने के लिए हतोत्साहित होना चाहिए, सी तैयार नहीं करना चाहिए, डी कभी कभी तैयार करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है ए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। साथियों, ये सीटेट 2019 का प्रीवियस ईयर का पेपर था बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अर्थात CDP के। 30 प्रश्न थे। प्रीवियस ईयर के प्रश्न बहुत ज़्यादा रिपीट करते हैं, तो इसलिए आप लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को देख कर ही जाएँ, लगभग आपका निकल जाएगा सीटेट, या दिक्कत नहीं होगी। यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जुड़कर आप लोग टेलीग्राम से PDF प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद साथियों।